नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिता तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस सेंट मैरी कॉलेज से हूँ। आज हम कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा में स्त्री जीवन विषय पर बातचीत करेंगे। कृष्णा सोबती का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। वे एक सशक्त कथाकार हैं। वे अपनी बेखौफ अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। महिला लेखकों में उनका विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। नारी जीवन के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण है। वे नारी को सभी बंधनों से मुक्त कराना चाहती हैं। परिवार, परंपरा, रूढ़ियों के बंधनों में जकड़ी नारी को उन्होंने मुक्त कराने का प्रयास किया है। कृष्णा सोबती के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने स्त्रियों के जीवन को बड़े करीब से देखा, जाना और उसे अपने उपन्यासों और कहानियों में चित्रित किया। उन्होंने नारी जीवन के अनेक मुद्दों पर खुलकर लिखा है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम इत्यादि। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ और 1980 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जिंदगी नामा को आंचलिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। यह ऐसा उपन्यास है जिसमें कृष्णा सोबती ने पारंपरिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में विभाजन के पूर्व पंजाब के जनजीवन और ग्रामीण परिवेश का यथार्थ वर्णन है। पंजाब का सांस्कृतिक परिदृश्य उपन्यास की पृष्ठभूमि है। पंजाब की वह संस्कृति जो विभाजन के पूर्व थी पर अब वहाँ नहीं मिलती, कृष्णा सोबती ने अपने अनुभव और अपनी स्मृति के आधार पर उस संस्कृति का जीवंत वर्णन किया है। कृष्णा सोबती ने पंजाब की संस्कृति का ऐसा स्वाभाविक वर्णन किया है कि पूरा पंजाब आँखों के सामने घूमने लगता है। इस उपन्यास की कथा गुजरात जिले के एक गांव डेरा जट्टा को आधार बनाकर लिखी गई है। डेरा जट्टा को केंद्र में रखकर लेखिका ने संपूर्ण पंजाब की लोक संस्कृति को दिखाया है। डेरा जट्टा गांव पंजाब के गुजरात जिले का प्रमुख गांव है। यहाँ पर किसान, जाट, मुसलमान, हिंदू, सिख सभी जातियों के लोग रहते हैं। जिंदगी नामा अर्थात जीवन की कथा या जीवन की कहानी। इस उपन्यास में किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, बल्कि पंजाब की संपूर्ण लोक संस्कृति की कथा है। इसका आधार भले ही गुजरात का डेरा जट्टा गांव हो, पर मूल रूप से यह संपूर्ण जिले और वहाँ की मानवीय संस्कृति की कथा है। वहाँ की सांझी संस्कृति की कथा है। लोहड़ी, दशहरा, बैसाखी, ईद, दिवाली, विवाह, जन्म आदि अवसरों की सांस्कृतिक झांकी हमें इस उपन्यास में दिखाई देती है। इस उपन्यास में 1907 से 1941 तक की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं का वर्णन है। चाहे वह 1905 का बंग भंग हो या 1907 में लाला लाजपत राय का देश निष्कासन हो या गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रतिरोध की चर्चा हो, इन सब स्थितियों का उल्लेख उपन्यास में मिलता है। यह उपन्यास व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि गांव केंद्रित अधिक है। इसे आंचलिक उपन्यास भी कहा जा सकता है और जिंदगी नामा में विभाजन के पूर्व पंजाब के जनजीवन, वहाँ के ग्रामीण परिवेश का यथार्थ वर्णन है। शाह परिवार के माध्यम से ही लेखिका अपनी कथा कहती है। यह
परिवेश प्रधान उपन्यास है। इसमें लेखिका ने स्त्री पुरुष के बदलते संबंधों का वर्णन किया है। कहीं वे स्त्री के मन की परतों को उघाड़ने का प्रयास करती हैं, तो कहीं स्त्री के तन और मन दोनों ही स्थितियों को स्पष्ट करती हैं। इसमें पंजाब के गांवों में लगने वाली चौपाल का भी वर्णन है, जहां राजनीति पर बहस होती है। शाह दरबार में रमजान, चौधरी मौला, दादी मौलवी, इत्मीनान, कृपारामन, कर्म इलाही, रमज़ान, पिंडी दास, फतेखा आदि के बीच होने वाली बहस और गप्पों के बीच पंजाब का जनजीवन उद्घाटित होता है। यहाँ एक व्यक्ति का जीवन नहीं, बल्कि पूरे कस्बे और पंजाब की विभिन्न जातियों का जीवन उद्घाटित होता है। कृष्णा सोबती ने अपने अनेक उपन्यासों में नारी मन की अनेक दबी परतों को खोला है। सदियों से नारी मन में जो पीड़ा, दुख के जो पहाड़ जमे पड़े थे, उन्हें उन्होंने पिघालने का प्रयास किया है। कृष्णा सोबती के नारी पात्र उस सामंती परिवेश में भी अपने मन की बात कहने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में कृष्णा सोबती ने पंजाब की स्त्री के जीवन का यथार्थ वर्णन किया है। इस उपन्यास में बहुत सारे स्त्री पात्र हैं, जिनसे स्त्री जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है। जैसे शाहनी है, बिंद्रा दई है, चाची मेहरी है, राबिया है, गोमा और लक्ष्मी। ये जो नारी पात्र हैं, इन पात्रों के जीवन के माध्यम से लेखिका ने ग्रामीण नारी प्रेम और त्याग का वर्णन किया है। वहाँ की स्त्रियों का जीवन केवल घर और परिवार के लिए है। उन्हें बचपन से ही घर का काम करना, पति की सेवा करना, चरखा काटना आदि काम सिखाए जाते हैं और स्त्रियों के दिमाग में भी इन कार्यों के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं आता। उन्हें कहीं नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उनका शोषण हो रहा है, या उन्हें कुछ और करना चाहिए, या उनका कोई व्यक्तित्व या अस्तित्व है, या उन्हें इस व्यवस्था से मुक्ति चाहिए। ऐसा ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आता। लेखिका ने दिखाया है कि नारी जीवन के कितने दंश हैं, किन किन स्थितियों पर नारी को कष्ट भोगना पड़ता है, पीड़ा सहनी पड़ती है, और पंजाब की स्त्रियों को विशेष रूप से किस प्रकार की विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। यह उन्होंने अनेक स्त्री पात्रों के माध्यम से दिखाया है। पंजाब की ही नहीं बल्कि भारत की समस्या है कि जो स्त्रियां संतान नहीं उत्पन्न कर पाती, तो पुरुष बड़ी सहजता से छोड़कर दूसरा विवाह कर लेता है, और वहाँ की स्त्रियां इस स्थिति को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। जैसे शाहनी शाह जी की दूसरी पत्नी है, उसमें स्त्रियोचित सभी गुण हैं। वह ममतामयी माँ है, बुद्धिमान भी है, उसमें करुणा भी है। वह शाह जी की पहली पत्नी गौरवा को अपने से बड़ी मानकर सम्मान के साथ याद करती है। वह कभी भी उनकी अवमानना नहीं करती। कितनी बड़ी विडंबना है कि स्त्रियों को पुरुषों की क्रूरता, अपमान और तिरस्कार को बड़ी सहजता से सहना पड़ता है। शाहनी की देवरानी बिंद्रा दई भी अपने पति द्वारा प्रताड़ित होती है। उसका देवर भगाई गई स्त्री बटकली को उसके पास छोड़ जाता है। वह उसे भी सहारा देती है, राबिया को भी सहारा देती है। कहने का अर्थ यह है कि इन स्त्रियों को अपने अधिकार, घर, परिवार, पति सब कुछ बांटना पड़ता है दूसरों से, और वे सहज रूप से उसे बांटती भी हैं। इस उपन्यास में लेखिका ने बहुपत्नीवाद की विडंबना की अभिव्यक्ति की है कि जो उस दौर में बहुपत्नीवाद की समस्या थी कि एक स्त्री होते हुए भी व्यक्ति दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता था, और उस विवाह के बाद
नारी के मन की जो मर्मांतक पीड़ा है वह भी लेखिका ने अनेक पात्रों के माध्यम से दिखाया है। नक्षत्र कौर के माध्यम से लेखिका ने ऐसी ही स्त्रियों के जीवन के दुख को व्यक्त किया है। नक्षत्र कौर बधावा सिंह की बड़ी पत्नी है। कोई संतान ना होने के कारण बधावा सिंह दूसरी शादी कर लेता है। इस दुख को नक्षत्र कौर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने दुख को वह अपने देवर काशी से कहती है, मुझे मोहरा दे दे देवरा, सौतन मुझसे देखी नहीं जाती। लाख समझाती हूँ पर कलेजे में भब्बड़ मचे रहते हैं। मेरा दोख इतना ही ना कि अभागी कोख ना खुली। अब ऐसी इस स्थिति से, इस विसंगति से, इस विडंबना को झेलती हुई अनेक स्त्रियां हमें पंजाब के समाज में, गांव में और वहां के जीवन में दिखाई देती हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों के जीवन का यह दुख बड़ा भयावह है कि बिना किसी अपराध के स्त्रियों को भयंकर सजा भुगतनी पड़ती है। किसी को सास ननद के ताने सुनने पड़ते हैं तो किसी को सौतन की उपेक्षा। गोमा और भोली के माध्यम से लेखिका ने स्त्रियों की सौतिया डाह की मानसिकता का चित्रण किया है। गोमा और भोली दोनों एक ही पुरुष की स्त्रियां हैं और दोनों में निरंतर झगड़ा होता रहता है। दोनों एक दूसरे पर निरंतर कटाक्ष करती रहती हैं। गोमा के निसंतान होने के कारण ही उसका पति भोली से दूसरा विवाह करता है। गोमा की बातों से चिढ़कर भोली कहती है, लोक जहान सुन ले मेरी बैरन की बात। कभी सुना है कि सौतन साड़े से इतना सताए। अरे मेरा मायका बेटी बेच है तो तेरा तो माना परवाना शाह साहूकारे वाला है। बेगैरतों ने बांझ बंजर धी डोले चढ़ा दी। अब वह यह बात गोमा पर कटाक्ष करते हुए कहती है क्योंकि गोमा संतान नहीं उत्पन्न कर पाती। उसकी इस बात को सुनकर पड़ोसन वीरावली कहती है, मुँह पर लगाम दे रही भूलिए, वह पहले ही जली हुई है तेरे हाथों। समय ने उसे कम नहीं सताया। बहन मेरी, कोख कुच्छड़ की बात तो मनुष्य के हाथ नहीं, वह दाते का प्रसाद है। वास्तव में यह स्थिति किसी स्त्री के हाथ में नहीं है। गोमा पर कटाक्ष करते हुए भोली कहती है, जब गोमा को लगता है कि पड़ोस की स्त्रियां गोमा का पक्ष ले रही हैं और उसे दोषी करार दे रही हैं तो वह गोमा पर कटाक्ष करते हुए भोली कहती है, अरे फलानियों ढिमकानियों मेरी सौतन की तरफदारनों, मैं अपना डोला आप ही उठाकर नहीं लाई। पूछो इस थरथरी ठाठों से, एक कतुरा ही जन डालती, मुझे भी कोई दूजा ठिया मिल जाता। अब इस स्थिति को, इस बातचीत को लेखिका ने बिल्कुल ज्यों का त्यों दिखाया है कि उस परिवेश में दो स्त्रियों के बीच जो एक दूसरे की सौतन है, कैसे लड़ाई होती होगी, कैसे दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते होंगे, यह बड़े स्वाभाविक रूप से उन्होंने दिखाया है। इस उपन्यास में लेखिका ने स्त्रियों की उस स्थिति को भी दिखाया है कि जहाँ सारे मूल्यों को निभाना, नैतिकता को निभाना, मान सम्मान उन्हीं के कंधों पर है। पारिवारिक सम्मान को बनाए रखना स्त्रियों की नियति है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन की अभिलाषाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की होली ही क्यों न जलानी पड़े। बिंद्रादई काशी शाह की पत्नी है। वह युवा है पर पति की उपेक्षा की बात किसी और से नहीं कहती। शाहनी से अधिक आत्मीयता होने के कारण कभी कभी वह अपने मन का दुख उसे बताती है, पर पति की उपेक्षा के प्रति उसकी अवमानना को वह शाहनी के अतिरिक्त किसी और से नहीं कहती। परिवार की इज्जत, पति का सम्मान
उसके जीवन की पहली प्राथमिकता है, अपना सुख दुख नहीं। इसमें नारी के जीवन के दुख, दर्द, रोमांस सबका वर्णन है। राबिया और लक्ष्मी फतेह के जीवन के मार्मिक प्रसंगों के माध्यम से लेखिका ने पंजाब की स्त्री के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। जिंदगी नामा उपन्यास में स्त्रियों के प्रति भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक सोच की भी पूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई देती है। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक सोच ने स्त्रियों के दिल दिमाग पर किस कदर कब्जा किया हुआ है, इसका विस्तार से वर्णन इस उपन्यास में मिलता है। यहाँ स्त्रियाँ अपने जीवन के बारे में ना सोचकर केवल परिवार की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पुरुष की इच्छाओं के बारे में सोचती हैं। पुरुष की अवमानना और बुरे व्यवहार को भी वह अपनी जीवन प्रक्रिया का अंग बना लेती हैं। कृष्णा सोबती का स्त्रियों के प्रति अलग दृष्टिकोण है। उन्होंने स्त्रियों को पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति और बंधनों से मुक्त जीवन देने का प्रयास किया है। वह भारतीय स्त्री जो सदियों से बंधनों में जकड़ी हुई है, उसे बंधन मुक्त कराने का प्रयास कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यासों में किया है। इस उपन्यास में लेखिका ने यह भी दिखाया है कि भले ही सामंती समाज था जिस समय यह उपन्यास लिखा गया, भले ही उस समय सामंती समाज था जहाँ नियम कायदे बड़े कठोर थे, पर स्त्री पुरुष के संबंध उस युग में भी होते थे। चाची मेहरी जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से लेखिका ने दिखाया है कि कैसे वह प्रेम के कारण ही लड़कों से चाची मेहरी बनती है। शाहनी के साथ जब वह फकीर बाबा के स्थान पर मन्नत मांगने जा रही होती है, तो वह अपनी पहली ससुराल में रुकती है जहां उसे लड़को कहा जाता है। दीदार सिंह की मृत्यु के बाद वह गणपत शाह से प्रेम करती है। भारतीय समाज में घर की नींव स्त्री होती है। यहाँ कहा भी जाता है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। सच भी है कि जिस घर में स्त्रियां नहीं हैं, वहाँ जीवन में सजीवता नहीं है, निर्जनता है। स्त्रियों का घरेलू जीवन में कितना महत्व है, यह उपन्यास में दिखाई देता है। रसोई बनाना, चरखा काटना, बच्चों का पालन पोषण सब स्त्रियों पर निर्भर है। और उपन्यास में दिखाया गया है कि वहाँ की स्त्रियों को घर के इन कामों में आनंद भी आता है। इस उपन्यास में लेखिका ने दिखाया है कि प्रेम एक मानवीय भावना है जो धर्म और जाति से ऊपर है। उसे जातियों और धर्मों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अपनी इस बात को लेखिका ने विधवा ब्राह्मणी के माध्यम से दिखाया है कि विधवा ब्राह्मणी मुसलमान से प्यार करती है। शाहनी जब लक्ष्मी को समझाते हुए कहती है कि तू ब्राह्मणी है और मलेच्छ से प्यार करना शोभा नहीं देता, तो वह कहती है, क्या करूं मैं अभागन, क्या करूं। जंग के आगे मेरे दुख को कोई नहीं समझता, क्यों कर कहूँ लोग जहान से मैं उसके बिना नहीं जीती। जब शाहनी कहती है कि अरे पल्ले से बांध ले कि किसी भी ब्राह्मणी का साईं ना कोई नमाजी सैयद हुआ ना होगा, तो अपने बाल खींचते हुए लक्ष्मी कहती है, जानती हूँ लाख समझाती हूँ पर दिल नहीं मानता। शाहनी, देह से वह जिंद अलग हो गई, पाप चढ़ा सो बिरथा और मैं तत्ती की वहीं, इस हल्ले से मैं नहीं बचती। शाहनी, मैं मर जाऊंगी। लक्ष्मी और तारे शाह के माध्यम से लेखिका ने दिखाया है कि प्रेम कैसे जातियों के बंधन को तोड़कर बढ़ता है। तारे शाह का छोटी जाति की स्त्री से प्रेम करना
आदि ऐसे प्रसंग हैं जिसमें लेखिका ने यह दिखाया है कि सामंती प्रवृत्ति प्रेम की भावना को नहीं दबा सकती। राब्या मुस्लिम परिवार से है, वह शाह जी से प्यार करती है। वह शाह से अपने प्रेम का इजहार करते हुए कहती है, मैं मर जाऊंगी शाह जी, मैं आपके बिना नहीं जीती। वह कहती है, शाह साहिब, मैंने आपको दिल में ऐसे धार लिया जैसे भगत मुरीद अपने साईं को धार लेते हैं। एक ओर ये ब्राह्मणी मुसलमान युवक से प्रेम करती है तो दूसरी ओर तारे शाह छोटी जाति की स्त्री से प्रेम करता है। इन संबंधों को दिखाने के माध्यम से लेखिका ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रेम मानवीय भाव है, वह धार्मिक आडंबर नहीं है और किसी भी धर्म के द्वारा स्त्री पुरुष के इन संबंधों में बाधा नहीं उत्पन्न की जा सकती। शाहनी, बिंद्रादई, चाची मेहरी, राब्या, विधवा ब्राह्मणी आदि का जुझारू चरित्र है जो पाठकों को निरंतर आकर्षित करता रहता है। जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब के स्त्री जीवन का यथार्थ वर्णन मिलता है। वहाँ की स्त्रियों का जीवन घर और परिवार के लिए ही है। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी अपनी कोई सोच और चाहत नहीं है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि स्त्रियां भी खुशी खुशी इस स्थिति को स्वीकार करती हैं। पुरुषों की नपुंसकता का दंश और उनके अनैतिक व्यवहार को भी वे सहज रूप से स्वीकार करती हैं और उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, कहीं घर परिवार की इज्जत के कारण, कहीं परिवार की मान मर्यादा के कारण। वे अपने दुख और अपने जीवन की इस पीड़ा को किसी से नहीं बताती और ना ही वे उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ पाती हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि स्त्रियां यदि मां नहीं बन सकती तो पुरुष शादी कर लेता है और पुरुष की नपुंसकता का दंश स्त्री को सहज रूप से झेलना पड़ता है। वह उस स्थिति से मुक्त होने का प्रयास करती है तो पाप हो जाता है। वास्तव में इस उपन्यास में लेखिका ने दिखाया है कि समाज की स्त्री अनेक बंधनों में जकड़ी हुई है और जो समाज है वह उसे अपने अनुसार ढालता है, उसका प्रयोग अपने अनुसार करता है, ना कि उसकी मानसिकता के अनुसार या उसे एक स्वतंत्र अस्तित्व मानकर। जिंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों, ग्रामीण के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत मशक्क़त से भरी, अक्खड़, संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुल का आतंक भी कोई हलचल नहीं पैदा करता। सांप्रदायिक भेदभाव से रहित सहयोग और सद्भाव, हंसी खुशी और छोटे छोटे गमों से भरे दिन रात, ब्रिटिश शासन की अजेयता के प्रति आस्था आदि के छोटे छोटे यथार्थ और प्यारे चित्र उपन्यास में भरे पड़े हैं। वास्तव में जैसा नाम है जिंदगी नामा, उसी तरह से यह उपन्यास भी है जहां पंजाब की एक सजीव जीवन शैली, वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के स्त्रियों के सुख दुख का लेखिका ने बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया है और शायद इसीलिए यह उपन्यास कालजयी उपन्यास बना है और यह हमारे समाज को, हमारे जीवन को प्रेरित करता है और वहाँ की वास्तविक स्थिति से हमें परिचित कराता है। धन्यवाद।